नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशुतोष चौबे आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल वैदिक जीएस एकेडमी पे। दोस्तों, कल जो है हम लोगों ने प्रांतीय राज्यों के बारे में देखा था और उनका जो सांस्कृतिक इतिहास बचा था वो आज हम देखेंगे। और मैं एक बात आपको बता दूं कि ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, लेकिन अगर आउटकम के हिसाब से देखेंगे तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि आप ये मान के चलिए कि ये एक ऐसा एरिया है जहाँ से अक्सर प्रश्न पूछ ही लिए जाते हैं एग्ज़ाम में, क्योंकि यहाँ से जो जनरली प्रश्न पूछे जाते हैं वो जल्दी सॉल्व नहीं होते हैं। तो इसलिए एग्जामिनर का जो पेट एरिया है ये होता है, उसको लगता है कि नहीं एक दो प्रश्न यहाँ से डाल देते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या चीज़ें इसमें महत्वपूर्ण हैं। तो देखिए, कल हमने जो है विभिन्न प्रांतीय क्षेत्रों के बारे में, राज्यों के बारे में देखा था पिछले अपने 2 वीडियो में। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं जौनपुर राज्य के स्थापत्य से। तो इसके जो प्रमुख स्थापत्य हैं, देखिए अटाला देवी का मस्जिद है, इसका प्रमुख स्थापत्य जौनपुर का। फिर झंझरी मस्जिद है, उसके बाद लाल दरवाज़ा मस्जिद है। ये 3 मस्जिदें और एक जामा मस्जिद, 4 प्रमुख स्थापत्य जौनपुर में हमें देखने को मिलते हैं। तो जो ये अटाला देवी का मस्जिद है, ये देखिए मैंने कहा था कि अटाला देवी का मंदिर था। बाद में फिरोज़ तुगलक के काल में इसे मस्जिद के रूप में परिवर्तित किया जाता है और इसका निर्माण शुरू होता है। और ये निर्माण जो है इब्राहिम शाह सरकी के काल में आके पूरा होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर ऑप्शन में ये आए कि नहीं अटाला देवी मस्जिद का निर्माता कौन था, तो वो फिरोज़ शाह तुगलक हो सकता है। और अगर फिरोज़ शाह तुगलक ऑप्शन में नहीं है तो तब आपको इब्राहिम शाह सरकी मानना है। और अगर पूरा करने की बात पूछी जाए तो आपको इब्राहिम शाह सरकी लगाना होगा। तो ये है। और जो झंझरी मस्जिद है यहाँ की, इसका निर्माता जो है वो इब्राहिम शाह सरकी था। और यहाँ का एक जो मस्जिद है जामा मस्जिद, इसका निर्माता भी इब्राहिम शाह सरकी था। और जो यहाँ की जामा मस्जिद है वो जौनपुर स्थापत्य का सबसे नायाब नमूना माना जाता है। इसके बाद देखिए, जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में यहाँ से पूछा गया है अटाला देवी के बाद, वो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है यहाँ से लाल दरवाज़ा मस्जिद। और अक्सर आप देखेंगे कि मैच करने वाले क्वेश्चंस में ये पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है कि ये जो मस्जिद है इसका निर्माण जो है महमूद शाह, एक शासक रहता है इनका, उसकी जो बीबी रहती है यानी पत्नी, बीबी राजा, ये उसकी पत्नी, उसके द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। और कई बार जब हमसे बीबी राजा पूछा जाता है तो हम समझ नहीं पाते हैं कि आदमी या औरत, और कन्फ्यूजन यही होता है। तो आपको याद रखना है कि लाल दरवाज़ा मस्जिद जो है बीबी राजा द्वारा निर्मित किया गया था। तो ये जौनपुर का प्रमुख स्थापत्य है। अब इसके बाद देखिए, हम देखते हैं बंगाल के स्थापत्य को। और मैं आपको बताऊं कि जो बंगाल के स्थापत्य की विशेषता है, जो बंगाल के सारे स्थापत्य हैं वो बेसिकली ईंटों से निर्मित किए गए हैं। आप देखेंगे आज भी अगर कहीं फ़ोटो में या इस तरह से आपको देखने का मौका मिले तो आप देखेंगे कि जो वहाँ के स्थापत्य हैं वो छोटे छोटे ईंटों से बनाए गए हैं और बहुत ही सुंदर दिखते हैं देखने में। तो यहाँ के प्रमुख स्थापत्य की बात कर लेते हैं। तो यहाँ के प्रमुख स्थापत्य में देखिए अदीना मस्जिद है, फिर इकलाखी मकबरा है, फिर छोटा सोना मस्जिद, बड़ा सोना मस्जिद, दाखिली दरवाज़ा, उसके बाद बागा मस्जिद, कदम रसूल मस्जिद, और उसके बाद ये इतने मुख्य स्थापत्य हैं। अब इसमें देखिए जो छोटा सोना मस्जिद है इसका निर्माण वली मोहम्मद द्वारा कराया गया था। एक चीज़ मैं आपको यहाँ बता दूँ कि जनरली यहाँ से जो प्रश्न आते हैं वो आपसे यही पूछे जाते हैं कि कहाँ का स्थापत्य था, क्योंकि इतना डीप जाके क्वेश्चन हो जाता है कि उतना ही हमें नहीं पता चल पाता है कि नहीं कौन सा स्थापत्य किस प्रांतीय राज्य का था। तो इसको ज़रूर ध्यान रखिए। और जहाँ जहाँ मैंने ये लिख रखा है कि किसके द्वारा स्थापत्य का निर्माण किया गया वो याद रखिए, क्योंकि जनरली वही चीज़ें मैंने लिखी है जो कि एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, यानी ये एक तरह से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। तो उसको आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए, मैंने बताया कि छोटा सोना मस्जिद का निर्माण वली मोहम्मद द्वारा कराया गया था। और जो बड़ा सोना मस्जिद है और कदम रसूल मस्जिद है इसका निर्माण जो है नुसरत शाह द्वारा कराया गया। तो याद रखना है कि छोटा सोना का अलग और बड़ा सोना का अलग है, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो है दाखिली दरवाज़ा जो है उसका निर्माण जो है बारबाग शाह द्वारा करवाया गया था। और इसी को जो है पर्सी ब्राउन बंगाल का सर्वश्रेष्ठ स्थापत्य बताते हैं। जो दाखिली दरवाज़ा है उसको बंगाल का सर्वश्रेष्ठ स्थापत्य बताया है पर्सी ब्राउन ने। अब ये आपका जो है कंप्लीट हो गया। मैंने पहले ही बता दिया था कि अधिकतर भवन यहाँ ईंटों से निर्मित है। अब इसके उपरांत हम देखते हैं गुजरात के स्थापत्य को। तो एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि जितनी भी प्रांतीय शैलियाँ हम देख रहे हैं इस समय और जितने भी निर्माण हो रहे हैं उनके यहाँ स्थापत्य के जो निर्माण हो रहे हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ जो है गुजरात की प्रांतीय स्थापत्य कला को माना जाता है। भवन निर्माण के
तकनीक में जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और जो गुजरात की प्रांतीय कला शैली रहती है स्थापत्य की, इस पे जो है जैन धर्म का भी प्रभाव रहता है। तो बहुत सारी विशेषताएं हैं, जब हम मेंस में इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे तो वो सारी चीज़ें मैं वहाँ बताऊँगा, क्योंकि जनरली वो मेंस की हैं। तो यहाँ बस आपको ये जानना है कि क्या प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है, इसलिए हम उसी पे फोकस रहते हैं। अब देखिए, यहाँ की जो जामा मस्जिद है वो महमूद शाह बेगड़ा द्वारा निर्मित थी, और मैंने आपको बताया ही था कि नहीं, अपनी मूँछों की वजह से और ज़्यादा खाना खाने की वजह से पेटू के नाम से प्रसिद्ध था महमूद शाह बेगड़ा या महमूद बेगड़ा। अब यहाँ के जो अन्य स्थापत्य हैं आप उनको देख लीजिए और इनको ध्यान भी रखना है। तो यहाँ के अन्य स्थापत्य में नगीना मस्जिद, झूलती मस्जिद, 3 दरवाज़ा मस्जिद, और उसके बाद टंका मस्जिद, बीबी अछूत कुकी का मकबरा, ये यहाँ के प्रमुख स्थापत्य हैं गुजरात के। उसके बाद देखिए अगला स्थापत्य जो है किस प्रांतीय राज्य का, वो है मालवा का। तो मालवा के स्थापत्य की जब मैं बात करूं तो मैं बताऊं कि मैं वहां गया हूं और बहुत ही शानदार कॉम्प्लेक्स है। मुझे लगता है कि मुझे दिल्ली में कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स के बाद अगर मध्य भारत में किसी कॉम्प्लेक्स को देख के ज़्यादा अच्छा लगा तो इस मांडू के शहर को देख के अच्छा लगा। बहुत ही बेहतरीन शहर है, और एक पहाड़ी के टॉप पे समझिए आप कुछ एरिया, एक गाँव इतना, और वहाँ पे इनका निर्माण कराया गया, और बड़ा ही सुंदर स्थापत्य, क्योंकि यहाँ स्थापत्य का जो निर्माण किया गया है उसके आगे और पीछे बड़े बड़े तालाब बनाए गए, और वो तालाब मुझे लगता है कि उस समय पानी की आपूर्ति का भी काम करते थे, और एक तरह से देखिए सौंदर्य का भी जो उसमें वृद्धि हो जाती है उनके सौंदर्य में स्थापत्य के, इसलिए बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं मालवा के जो ये स्थापत्य हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रमुख स्थापत्य में हिंडोला महल, जहाज महल। जब आप जहाज महल जाएंगे तो देखेंगे कि जो जहाज महल की सीढ़ी है वो काफ़ी चौड़ी है, बहुत चौड़ी है, और उस पर जब आप ऊपर जाएंगे तो फिर ये उसके पीछे एक बहुत बड़ा सा तालाब है, और आगे भी उसके बहुत बड़ा सा तालाब है जिसको कपूर तालाब कहा जाता है। तो कभी मौका मिले तो जाइए, और बरसात के मौसम में इसकी सुंदरता देखने लायक है। फिर कमाल मौला मस्जिद, लाट मस्जिद, असरफी महल, और बाज बहादुर और रूपमती का मंडप। ये देखिए महल है। जब आप मांडू के जहाज महल और मुख्य भवनों से आगे की तरफ बढ़ेंगे तो सबसे किनारे जाके रानी रूपमती का पवेलियन और बाज बहादुर का महल है। पहले बाज बहादुर का महल पड़ता है, और सबसे ऊपर जो जब पहाड़ी के टॉप पे जाएंगे तो वहाँ रूपमती का महल है, और बड़ा ही सुंदर स्थापत्य है रूपमती का महल। और उसके ऊपर से जब आप देखेंगे तो एक बहुत ही अच्छा बर्ड आई व्यू दिखता है नीचे घाटी का, तो बहुत शानदार है ये। और यहाँ ये अपने सनसेट के लिए बहुत जाना जाता है। जब आप कभी मांडू जाएंगे तो यहाँ लोग सनसेट देखने जाते हैं, क्योंकि ऊंचाई बहुत ज़्यादा है और एकदम प्लेन दिखता है, आगे पूरा खाली खाली, तो बहुत ही सुंदर है रूपमती का महल। और इसके बाद होसंग शाह का मकबरा, और ये मकबरा पूरी तरीके से आप समझिए कि संगमरमर, सफ़ेद संगमरमर से बना है। और जब इसके अंदर आप जाएंगे और आप अगर कोई बात बोलते हैं तो आपकी आवाज़ कम से कम 8-10 बार गूंजते हुए फिर आपके वापस लौटती है, तो बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पे होसंग शाह के मकबरे में। इसके बाद देखिए जो अगला प्रांतीय राज्य है वो है कश्मीर। तो कश्मीर में देखिए फिर यहाँ एक जामा मस्जिद का निर्माण होता है, और इसका निर्माता सिकंदर शाह रहता है, जिसकी उपाधि बुद्ध सिकन की रहती है, मैंने आपको बताया था। और फिर यहाँ शाह हमदान की जो मस्जिद है वो यहाँ मुकुट का, यानी मस्जिदों के मुकुट का नगीना माना जाता है। और एक महत्वपूर्ण बात ये है कि जो कश्मीर का स्थापत्य, जैसे हमने देखा कि बंगाल के स्थापत्य में ईंटों का प्रयोग ज़्यादा किया गया है, तो कश्मीर के स्थापत्य में लकड़ी का प्रयोग ज़्यादा किया गया। चूँकि देखिए ये हिमालयी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, तो वहाँ पे लकड़ी आसानी से उपलब्ध है, तो उसका इस्तेमाल जो है, स्थानीय भौगोलिक दशाएँ बहुत कुछ निर्धारित करती हैं, कैसे इतिहास को, वहाँ के स्थापत्य को, लोगों के रहन सहन को। उसका एक नमूना आप देख सकते हैं कि कश्मीर में जो है, कश्मीर के स्थापत्य में लकड़ी का खूब इस्तेमाल हुआ है। फिर अगला स्थापत्य हम देखेंगे बीजापुर का। अब देखिए यहाँ मैंने जो मुख्य क्षेत्रीय राज्य थे उनको ले लिया, उसके बाद बहमनी साम्राज्य के विध्वंस पे जो 4-5 राज्य स्थापित हुए, उनमें जिनके स्थापत्य महत्वपूर्ण रहे हैं और जिनको एग्जाम में पूछा गया है वो मैंने यहाँ पे उठाए हैं। तो आप देखिए अब कि गोल गुंबद बहुत प्रसिद्ध है, और मुझे लगता है कि जनरली जब हम छोटे थे और 5 रुपये 10 रुपये वाली जो GS/GK की किताब आती थी जो ट्रेनों में मिलती थी, उसमें ये सारी चीज़ें खूब दी रहती थी। तो ये जो गोल गुंबद है ये बीजापुर का प्रमुख स्थापत्य है, और गोल गुंबद जो है ये मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। तो ये भी कई बार पूछा गया है कि गोल गुंबद किसका मकबरा है, तो मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है, ये भी हमें ध्यान रखना। फिर यहाँ जामा मस्जिद का जो निर्माण है वो आदिल शाह प्रथम द्वारा निर्मित है।
और इसके अलावा यहाँ के देखिए कुछ प्रमुख स्थापत्य हैं जो इब्राहिम आदिल शाह के समय में निर्मित है, जिनमें आनंद महल, मेहतर महल, गगन महल और मल्लिका जहाँ का महल प्रसिद्ध है। तो ये जो है बीजापुर का प्रमुख स्थापत्य। इसके बाद देखिए हम अहमदनगर के कुछ प्रमुख स्थापत्य को देखेंगे। इसमें रूमी खां की मस्जिद या उसको मक्का मस्जिद भी कहते हैं, फिर रूमी खां का मकबरा, चंगेज खां का महल, दामादी मस्जिद, बागे रौजा जो अहमद निजाम शाह का मकबरा था और यही संस्थापक रहता है, आप देखिए, निजाम शाही वंश का। और अहमदनगर आज भी इसी नाम से जाना जाता है, महाराष्ट्र का एक ज़िला है इस समय। अब इसके बाद जो अंतिम हमारा स्थापत्य वो गोलकुंडा का है, जो कि चार मीनार हैदराबाद में स्थित है और बहुत प्रसिद्ध है। और हैदराबाद शहर की नींव जो है कुली कुतुब शाह द्वारा डाली जाती है और उसी के द्वारा इस चार मीनार का निर्माण कराया जाता है। तो ये आज हमने जो है क्षेत्रीय स्थापत्य कला के बारे में देखा। और मैं एक चीज़ आपको बताऊं कि इस वीडियो को एक दो बार आप ध्यान से देख लीजिए और इसके कुछ क्वेश्चंस को आप एक दो बार रिवीजन कर लेंगे तो इतना अच्छा इसका आउटकम है कि जब आप कभी एग्जाम में बैठेंगे और जब यहाँ से आपके क्वेश्चंस सही होंगे तो आपको अंदर से खुशी मिलेगी कि मैंने उस जगह से आंसर सही किए हैं जहाँ से मुझे बहुत कठिनाई होती थी। और इससे अक्सर जो है प्रश्न आते हैं, मिलान वाले में आ जाएंगे या फिर कूट में आ जाएंगे और या तो फिर सीधे सीधे भी पूछ लिए जाते हैं। इसलिए इसको आप लोग ज़रूर एक बार देख लीजिए और यहाँ से आप फिर आपको आसानी होगी। और मुझे नहीं लगता है कि उसके बाद जो है आपको यहाँ से आए हुए प्रश्नों को एग्जाम में डील करने में कोई प्रॉब्लम होगी। फिलहाल आज की क्लास यहीं हमारी समाप्त होती है। धन्यवाद।